Hello student, today in this video we will discuss about the multinational companies and global enterprises. Multinational companies, our chapter 3rd, class 11, private public, chapter private public and global enterprises, subject business studies. मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। मल्टीनेशनल कंपनीज और ग्लोबल एंटरप्राइजेस कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं या ग्लोबल एंटरप्राइजेस कौन से एंटरप्राइजेस हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे या उनके बारे में हम यहाँ पर लर्न करेंगे। ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे कि वो कौन सी कंपनीज हैं जो कि हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज की कैटेगरीज में आती हैं या ग्लोबल एंटरप्राइजेस की कंपनीज की कैटेगरीज में आती हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है ग्लोबल एंटरप्राइजेस और multinational companies MNCs is a company whose business operation extend beyond the country in which it has been incorporated। कहने का मीन्स क्या है कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस और मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs इज अ कंपनी। ग्लोबल एंटरप्राइजेस और मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी है whose बिजनेस ऑपरेशन, जिसका की बिजनेस ऑपरेशन जो अपना बिजनेस एक्सटेंड बियॉन्ड द कंट्रीज, जिसका बिजनेस ऑपरेशन कंट्रीज से बाहर एक्सटेंड कर जाए, कंट्री के पार निकल जाए। ठीक है, इन विच इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, जिसमें कि वो जिस कंट्री में वो बिजनेस सेटअप किया, स्टेबलाइज किया या स्टैंड किया हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी कौन सी कंपनीज हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी वो कंपनीज हैं जिनका बिजनेस अपनी कंट्री से हटकर दूसरी कंट्रीज में चला जाए, या जो ये कह सकते हैं कि वो कंपनी जो अपना बिजनेस अदर कंट्रीज में भी स्टेबलाइज कर रही हैं, अपना बिजनेस अदर कंट्रीज में भी लेकर के स्टेबलाइज करना स्टार्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हम उनको मल्टीनेशनल कंपनीज जो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में बिजनेस कर रही हैं, तो उनको हम मल्टीनेशनल कंपनीज कॉल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसी में कि आगे ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैव देयर हेड ऑफिस इन वन कंट्री। अब जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं वो क्या है, उनका जो हेड ऑफिस होगा जहां पर उसने स्टार्टिंग की होगी अपनी कंपनी की, या ये कह सके स्टेबलाइज किया होगा, या उनका एक हेड ऑफिस होगा जो एक कंट्री में होगा। ठीक है, केवल एक कंट्री में होगा, बट दे कैरी ऑन बिजनेस ऑपरेशंस इन अदर कंट्रीज, लेकिन वो 2, 3, 4, 5 इन अदर कंट्रीज में भी बिजनेस कर रहे होंगे। ठीक है, सपोज दैट कि इंडिया की कोई कंपनी है। ठीक है, अब वो इंडिया में तो अपना बिजनेस कर रही है और उसका हेड ऑफिस अगर हम कॉल करें तो वो इंडिया में ही है। ठीक है, बट वो अमेरिका में भी बिजनेस कर रही है, बट वो क्या नाम है कनाडा में भी कर रही है, बट वो क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया में भी कर रही है, मतलब इधर उधर हर जगह जगह जा करके, चीन में भी कर रही है, जापान में भी कर रही है, जगह जगह जा करके अपना बिजनेस कर रही है। ठीक है, आगे कह रहा है ऑपरेशन इन अदर कंट्रीज, नो होस्ट कंट्रीज, उनको हम होस्ट कंट्रीज भी कॉल करते हैं। ठीक है, जो कि अदर कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं, तो उनको हम होस्ट कंट्रीज भी कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो एमएनसीज की कैटेगरीज में आती हैं? कोका कोला कंपनी, हुंडई, निक, रिबॉक, लॉरियल, सोनी, एलजी, सैमसंग एक्सेट्रा। ये जो कंपनीज हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज की कैटेगरीज में आती हैं, या ये कह सकते हैं कि ये कंपनी एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस स्टेबलाइज किए हुए हैं और अपना बिजनेस रन कर रही हैं। ठीक है, तो इनको हम मल्टीनेशनल कंपनीज कॉल करते हैं। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के फीचर्स क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या ये कह सकते हैं कि उनके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। द मेन फीचर्स ऑफ दिस कंपनीज आर एज फॉलोज। इन कंपनियों के मेन फीचर्स ये मेंशन किए हुए हैं। कौन सा? पहला, हुज कैपिटल रिसोर्सेज। हुज कैपिटल रिसोर्सेज का मीन्स क्या है, बड़ी मात्रा में कैपिटल रिसोर्स यूज किया जाता है, रिक्वायर्ड होता है फॉर स्टेबलाइजिंग ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी। एक मल्टीनेशनल कंपनी को स्टेबलाइज करने के लिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी को सेटअप करने के लिए बड़ी मात्रा में फंड की रिक्वायरमेंट होती है,
जो फंड का कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है वो बड़ी मात्रा में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है ग्लोबल एंटरप्राइजेज आर कैरेक्टरिस्टिक बाय processing whose capital, finance, resources and the ability to raise fund from different sources। कहने का मीन्स क्या है कि मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हमारे वो एंटरप्राइजेस हैं जहां पर बड़ी मात्रा में फंड की रिक्वायरमेंट होती है, या ये कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एंड द एबिलिटी ऑफ रेज फंड फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। और जो वहां पर फंड की रिक्वायरमेंट होगी, अब उस फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे किया जाएगा? फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल केवल हम जो भी ऑनर्स हैं कंपनी के, या जो भी इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के मैनेजमेंट है, या कंपनी के जो पर्सन्स हैं, वही कंपनी के फंड को फुलफिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस कंपनी, इस तरह की कंपनीज को स्टेबलाइज करने में बड़ी मात्रा में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे कंपनी रिसोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू वो फंड को रेज कर सकते हैं, ठीक है, और कंपनी में लगा सकते हैं। इसमें कह रहा है द मेन दे मे रेज फंड थ्रू इशूज ऑफ इक्विटी शेयर्स। वो फंड को रेज कर सकते हैं, फंड को ले सकते हैं, किसके बेसिस पर इकट्ठा कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ थ्रू इक्विटी शेयर्स, अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को इशू करके, ठीक है, कंपनी के डिवेंचर्स को इशू करके, और बॉन्ड्स टू द पब्लिक, जनरल पब्लिक को अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करके, अपनी कंपनी के डिवेंचर्स इशू करके, और अपनी कंपनी के बॉन्ड्स इशू करके। और कैन बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरनेशनल बैंक्स, या फिर वो बोरो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं, किससे? किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर किसी इंटरनेशनल बैंक से। तो ओवरऑल कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारा मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वहां पर फंड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक लार्ज क्वांटिटी में फंड की रिक्वायरमेंट होती है। उस लार्ज क्वांटिटी के फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल केवल ऑनर्स फंड के थ्रू हम कंप्लीट नहीं कर सकते। ऑनर्स फंड का मतलब क्या होता है? वो फंड जो एक क्या नाम है, बिजनेस के ऑनर ने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो वो ऑनर्स फंड के बेसिस पर हम फुलफिल नहीं कर सकते, चाहे वो पार्टनरशिप में बेसिस पर हो या किसी उस पर बेसिस पर हो, तो उसके फंड को हम उसमें फुलफिल नहीं कर सकते। क्योंकि इस तरह की जो कंपनीज को स्टेबलाइज किया जाता है उसके लिए हमें बड़ी मात्रा में फंड की रिक्वायरमेंट होती है, और उस फंड को रेज करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेज है जिनके थ्रू हम फंड को रेज कर सकते हैं। जो हमारी, जैसे कंपनी के शेयर्स इशू करके, कंपनी के डिवेंचर्स इशू करके, कंपनी के बॉन्ड्स इशू करके, या फिर हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी इंटरनेशनल बैंक से लोन लेकर के अपने फंड की नीड को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था जिसके बेसिस पे हमने इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट है हमारा जायंट साइज। जायंट साइज का मीन्स यहाँ पर कि विशाल आकार का, ठीक है, या विशाल साइज में या आकार जिससे कॉल करते हैं हम। एमएनसी ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल, मतलब एमएनसी जितनी भी हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ऑपरेशन जो भी ऑपरेट करती हैं, ऑपरेशन करती हैं, वो लार्ज स्केल पर करती हैं, ठीक है। द सेल्स एंड एसेट्स ऑफ एमएनसीज आर एट टाइम्स लार्ज देन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ए डेवलपिंग कंपनी। एक उसका जो क्या नाम है, उसकी सेल्स होती है और उसकी जो एसेट्स हैं एक एमएनसी कंपनी की, आर एट लार्ज टाइम्स लार्ज, कई गुना ज्यादा या कई बार कह सकते हैं, लार्ज देन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ डेवलपिंग कंपनी। वो कंपनी एक डेवलपिंग कंपनी की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की क्वांटिटी से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या है कि गैंट साइज मीन्स यहाँ पर कि जो उसका आकार होगा एक बड़े मात्रा में होगा, उसका जो ऑपरेटिंग स्केल होगा वो लार्ज स्केल का ऑपरेशन होगा, उसकी जो एसेट्स और उसकी जो सेल्स होगी वो इस मात्रा में बड़ी होगी जो कि एक डेवलपिंग कंपनी की कई गुना ज्यादा होगी, ठीक है। कि जो एक डेवलपिंग कंपनी की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ज्यादा होगी या जीडीपी से ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है
एडवांस टेक्नोलॉजी। अब जो भी हम इस तरह की कंपनीज को स्टेबलाइज कर रहे होंगे, सेटअप कर रहे होंगे, तो हम नॉर्मल चीज़ों से लेकर के हम इस इंटरनेशनल कंपनी को हम नॉर्मल चीज़ों से लेकर के सेटअप नहीं कर सकते, या मल्टीनेशनल कंपनीज को हम नॉर्मल चीज़ों से लेकर के नॉर्मल टेक्निक्स के बेसिस पर हम अपनी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बना सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होना होगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एडवांस टेक्निक्स को फॉलो करना होगा। इसमें क्या है, एमएनसी यूज लोकल रिसोर्सेज एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस multiple products of international standards and quality specifications। कहने का मीन्स क्या है कि जो एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो नई नई टेक्निक्स को यूज करती हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस के लिए। मतलब अब हम कोई भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मली किसी भी उससे टेक्निक से प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि हम मल्टीनेशनल कंपनीज को रन कर रहे हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज में हमारा गुड्स केवल अपने देश में कम क्या नाम है कंजम्पशन नहीं हो रहा है, हमारा गुड्स विदेशों में भी जा रहा है और वहां पर भी उसका कंजम्पशन किया जा रहा है। तो उसके लिए हमें एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। विदाउट स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हम अपनी कंपनी को प्रॉपर वे में स्मूथली रन नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीटर्स बहुत होंगे। अगर हम मल्टीनेशनल कंपनी रन कर रहे हैं तो फॉरेन कंपनीज में भी हमारे कंपटीटर्स बहुत होंगे, और कंपटीटर्स को मात देने के लिए, हमें कंपटीटर्स को बीट करने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्ड लेकर के चलना पड़ेगा। दिस लीड्स इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्रीज इन विच सच कॉर्पोरेशंस ऑपरेट। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे कंपनी के इसको लीड्स करते हैं और उसकी प्रोग्रेस को भी लेकर के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोडक्ट इनोवेशंस। प्रोडक्ट इनोवेशंस मीन्स यहाँ पर क्या है कि नए नए प्रोडक्ट्स को लेकर के खोज करना, ठीक है, और नई नए प्रोडक्ट्स को का इजाद करना, ठीक है। अब एमएनसी इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ इन द रिसर्च ऑफ एंड डेवलपमेंट टू मेक द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेटर एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर्स। कहने का मीन्स क्या है कि जो एमएनसीज होती है, जितनी भी हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो जब एमएनसीज में जाती है तो उस कंडीशन में वो क्या करती है, जो एक फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जो फंड यूज करती है, वो बहुत सारा फंड अपने रिसर्च और कंपनी की डेवलपमेंट में भी यूज करती हैं। क्यों? क्योंकि जब अगर वो नए प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में नहीं आएंगी तो वो उनकी कंपनी एक प्रॉपर वे में उसमें स्टेबलाइज नहीं कर सकती, एक लंबे टाइम तक मार्केट में स्टेबलाइज नहीं हो सकती। तो मार्केट में एक लंबे टाइम तक स्टेबलाइज होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको नए नए प्रोडक्ट को इनोवेट करना पड़ेगा, और उस इनोवेशन में उन सारे प्रोडक्ट के इनोवेशन में उनको कहीं ना कहीं जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो फंड की लार्ज स्केल पर रिक्वायरमेंट होती है, या फिर जो उनके पुराने प्रोडक्ट हैं, अब मान लो सैमसंग है, एलजी है, या इस तरह के जो भी प्रोडक्ट हैं, कोका कोला कंपनी है, हुंडई कंपनी है, केवल एक ही मॉडल पर वर्क करते रहे या एक ही तरह की चीजों पर वर्क करते रहे तो क्या इनकी कंपनी एक लंबे टाइम तक चलेगी? जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है वैसे वैसे वो अपनी टेक्निक्स में भी चेंज आते हैं, अपनी उसके गुड्स की क्वालिटी में चेंज लाते हैं, उसके क्या नाम है मॉडल्स में चेंज लेकर रखे आते हैं, तो जिसके बेसिस पर उनकी कंपनी एक लॉन्ग टाइम तक रन करती रहती है। नए नए मॉडल्स आएंगे जब कंपनी में, या किसी भी कंपनी में, चाहे वो हुंडई कंपनी हो, निक कंपनी हो, रिबॉक हो, या नए नए प्रोडक्ट आएंगे जब उसके मार्केट के अंदर, तो लोग क्या करेंगे, जब उनकी डिमांड बनेगी तो वो उनका गुड्स अच्छा मार्केट में और वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो इनोवेशंस करते रहते हैं और नई नई चीजों का इनोवेशन करते हैं, और अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनको भी, उनकी क्वालिटी को भी बेटर बनाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है कि हम मार्केट में किस तरह की स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रहे हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बनी रहे, हमारे प्रोडक्ट मार्केट में लंबे टाइम तक स्टेबलाइज बना रहे,
और हम अपने प्रोडक्ट को एक लंबे टाइम तक मार्केट में रन कर सकें विद रिलायबल्स एंड अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन। MNCs आर able to use effective and aggressive market standards to sell their products in all countries and establish their brand global। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का मीन्स कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें अपने इस तरह की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसा अभी मैं बता रहा था पीछे के पॉइंट में कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन अपने पास रख रही होंगी। जैसे ही कोई भी नई टेक्निक्स आ रही है, जैसे ही कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके बेसिस पे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को भी वो मार्केट में उसी वे में लॉन्च करेंगे, जिसके बेसिस पे उनकी कंपनी मार्केट में एक लंबे टाइम तक सर्वाइव करती रहे। तो उसके लिए उनको एक स्ट्रेटजीज बना करके रखनी पड़ती है कि जैसे ही कोई भी चीज आ रही है नई टेक्निक्स लेकर के उसमें अपनी स्ट्रेटजीज के बेसिस पर नई टेक्निक्स को टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च करते रहें।